दोस्तों, हमारे देश में ज़्यादातर केस और मुकदमा संपत्ति को लेकर ही दर्ज होता है और यह भी सच है कि ज़्यादातर केस और मुकदमा आपके और हमारे घर से ही शुरू होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि संपत्ति को लेकर विवाद भाई और भाई में या फिर अपने से ही होता है और यही विवाद कभी कभी क्राइम का रूप ले लेता है। इसलिए दोस्तों, आपको पूरी तरह से सचेत रहना चाहिए। आपको चाहिए कि आप पेपर से पूरी तरह से स्ट्रांग हो। एक बात ध्यान रखिए कि लिखित के सामने मौखिक का कोई भी वैल्यू नहीं होता, इसलिए आप पेपर को लिखित रूप से पूरी कानूनी रूप से तैयार करा ले। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप पैतृक संपत्ति को अपने नाम से पूरी कानूनी तरीके से कैसे करें। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे देश में ज़्यादातर विवाद पैतृक संपत्ति को लेकर ही होता है। अगर बंटवारा हो जाता है उसके बाद भी एक भाई बोलता है कि मुझे ज़मीन कम मिला और तुम्हें अधिक मिला और इसी को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। इसलिए दोस्तों, मेरे समझ से आपको पूरी कानूनी तरीके से अपने नाम पैतृक संपत्ति करा लेना चाहिए। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर पैतृक संपत्ति क्या होता है। जो संपत्ति आपके पिताजी को उत्तराधिकार में मिला हो, कहने का मतलब यह है कि जो संपत्ति जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा हो उसी को हम लोग पैतृक संपत्ति कहते हैं। आपके पिताजी कभी भी पैतृक संपत्ति का वसीयत नहीं बना सकते हैं क्योंकि कानून के अनुसार आपके पिताजी के पास यह अधिकार नहीं है कि पैतृक संपत्ति का वह वसीयत बना सके। लेकिन हाँ, जो संपत्ति उन्होंने अपनी कमाई हुई पैसों से अर्जित की है उस संपत्ति का वह वसीयत बना सकते हैं। दोस्तों, वसीयत क्या होता है, वसीयत बनाने का अधिकार किसके पास होता है, मैंने इन सभी टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको उन सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को वहाँ से ज़रूर देखें। अगर कोई पैतृक संपत्ति का वसीयत बनाता है तो फिर कोर्ट के माध्यम से ऐसे वसीयत को आसानी से रद्द कराया जा सकता है। अगर मान लेते हैं आपके पिताजी ने खुद की कमाई हुई पैसों से जो संपत्ति अर्जित की थी उसका वसीयत बनाया, लेकिन उन्होंने वसीयत किसी के छल में आकर या फिर किसी के दबाव में आकर बनाया, तो भी ऐसे वसीयत को कोर्ट के माध्यम से रद्द कराया जा सकता है। अब आइए हम लोग आज के इस वीडियो के मुख्य टॉपिक पर आते हैं। आपको संपत्ति किसी भी माध्यम से प्राप्त हो, चाहे फिर वसीयत के माध्यम से या फिर उत्तराधिकार में, संपत्ति मिलने के बाद आप संबंधित कार्यालय में जाकर अपने नाम से दाखिल खारिज जरूर करा लें और उस सारे पेपर को संभाल कर अपने पास सुरक्षित रख लें। अब यहाँ पर बहुत लोगों के मन में सवाल उठता है कि अगर कोई भी पैतृक संपत्ति मेरे नाम हो जाती है तो फिर क्या गवर्नमेंट को, सरकार को किसी भी प्रकार का क्या टैक्स देना पड़ता है। देखिए, पैतृक संपत्ति पर आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता है, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। लेकिन हाँ, अगर मान लेते हैं कि आपके पिताजी ने उस ज़मीन पर किसी भी प्रकार का लोन लिया था और उन्होंने वह लोन नहीं चुकाया और फिर जिस व्यक्ति को उत्तराधिकार में वह संपत्ति, वह ज़मीन मिलता है, उस व्यक्ति को लोन चुकाना होगा। दोस्तों, पैतृक संपत्ति को लेकर चाहिए कि घर के सभी सदस्य बैठकर सभी बिंदु पर बात कर लें और सभी उत्तराधिकारी मिलकर एक एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी बना लें और फिर अपने नज़दीकी रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रार के समक्ष अपने संपत्ति का, अपने बंटवारे का पंजीकरण करा लें। दोस्तों, इतना सब करने के बाद कानूनी रूप से आपका पेपर स्ट्रांग हो जाएगा और फिर आप पारिवारिक विवाद में नहीं उलझेंगे। एक बात याद रखिए, जहाँ विवाद होगा वहाँ पर विकास होना संभव ही नहीं है। इसलिए दोस्तों, आपको चाहिए कि आप कानूनी रूप से स्ट्रांग हो ताकि भविष्य में आपको कल को किसी भी प्रकार का समस्या का सामना नहीं करना पड़े और आप जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप संपत्ति को लेकर किसी भी प्रकार का लापरवाही नहीं बरतेंगे और पूरी कानूनी तरीके से अपने संपत्ति को अपने नाम कराएंगे।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।